डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जैव विकास के सिद्धांत। इसमें इवोल्यूशन जो है एक जटिल क्रिया है जिसके अंतर्गत सरल संरचना वाले जंतुओं से जटिल संरचना वाले जंतुओं का विकास हुआ है। यह एक अत्यंत धीमी व निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जो अभी भी जारी है। उद्विकास के सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं का उद्विकास हुआ है, न कि उनकी सृष्टि की गई है। जैसा हमने पीछे पढ़ा था, तो उद्विकास के अलग अलग सिद्धांत वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे। उसमें से फर्स्ट था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन यानी विशिष्ट सर्जन का सिद्धांत। सेकंड था ग्रीक थ्योरीज यानी यूनानी सिद्धांत, और थर्ड था मॉडर्न थ्योरीज यानी आधुनिक सिद्धांत। तो पहला था, इसमें मैं अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ। तो पहला था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि यह स्पेन के एक पादरी फादर सुरेज के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने बताया था कि ईश्वर ने 6 प्राकृतिक दिनों में समस्त सृष्टि की रचना की थी, जिसमें सभी जीव जंतुओं का सर्जन हुआ। यह सिद्धांत केवल ऐतिहासिक महत्व का ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। सेकंड थ्योरीज यूनानी मत दिए गए थे। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व कई यूनानी उद्विकास वैज्ञानिकों ने कई ऐतिहासिक महत्व के सिद्धांतों का वर्णन किया था, जिनमें से कुछ थे, जैसे थेल्स ने यह बताया कि समुद्री जल को सभी जीवों की जननी बताया उन्होंने, और यह भी बताया कि समुद्री जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से एनेक्सिमेनीज ने वायु को सभी जीवों की जननी मानते हुए थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस यानी अजीवात जनन का सिद्धांत दिया था। एम्पीडोकल्स ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी स्वतः जनन का सिद्धांत दिया था। तो धीरे धीरे ये सिद्धांत जो हैं, नई खोजों के साथ में इन सिद्धांतों को अमान्य करार दे दिया गया, और इसके बाद में मॉडर्न थ्योरीज आई। तो मॉडर्न थ्योरीज में सबसे पहली जो थ्योरी थी वो लेमार्क के द्वारा दी गई थी, और उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, या इसको लेमार्किज्म कहते हैं। यह आपके 1 नंबर का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लेमार्क के द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम बताइए। तो आपको लिखना है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या आप इसको शॉर्ट में लेमार्किज्म या लेमार्कवाद कह सकते हैं। कार्बनिक विकास का प्रथम सिद्धांत, अभी मैंने बताया था मॉडर्न जो थ्योरीज थी उसमें पहला सिद्धांत जो है, फर्स्ट थ्योरी जो है, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क के द्वारा दिया गया था। लेमार्क की पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक, उनकी किताब का नाम भी पूछा जाता है, कई बार डार्विन की पुस्तक का नाम पूछा जाता है। तो लेमार्क की पुस्तक थी फिलोसॉफी जूलॉजिक, और लेमार्क द्वारा जो शब्द दिए गए थे इनवर्टिब्रेट्स, एनेलिडा और बायोलॉजी शब्द, ये लेमार्क, तो इसमें से इनवर्टिब्रेट्स, एनेलिडा ये शब्द लेमार्क के द्वारा दिए गए थे, और बायोलॉजी शब्द जो हैं लेमार्क और ट्रेवरिनेस के द्वारा दिए गए हैं। तो इनका सिद्धांत, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं, या इसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, जो मुख्य अवधारणाएं थी या अभिधारणाएं थी, वो इस प्रकार से हैं। तो इन्होंने कहा, फर्स्ट इनका जो पॉइंट है थ्योरी का वो है इंटरनल वाइटल फोर्सेज, आंतरिक जैविक बल। सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, वातावरण का प्रभाव और नई आवश्यकताएं। थर्ड है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। फोर्थ है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इस प्रकार से इनकी थ्योरी में टोटल 4 पॉइंट्स है,
इसमें से पहला पॉइंट जो है आंतरिक जैव बल या इंटरनल वाइटल फोर्सेज। लेमार्क के अनुसार सभी जीवों में कुछ आंतरिक जैव बल उपस्थित है, यानी कि सभी जीवों में इंटरनल वाइटल फोर्सेज उपस्थित होता है और इन बलों के कारण ही जीवों में अपने अंगों तथा पूर्ण शरीर के आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। उनके अनुसार इसी इंटरनल वाइटल फोर्सेज के कारण जीव के समस्त अंग और उसकी पूरी बॉडी या पूरा शरीर जो है वो आकार में वृद्धि करता रहता है। सेकंड था उनका पॉइंट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, वातावरण का प्रभाव और नई आवश्यकताएं। वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। परिवर्तित वातावरण ही जीवों में नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है, क्योंकि वातावरण परिवर्तित होने के कारण जीव को उस बदले हुए वातावरण में रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, स्वयं को एडेप्टेड करना पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि वातावरण परिवर्तित होने के कारण जीवों में नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है और इन नई आवश्यकताओं के कारण जीव नई संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं। तो इन्होंने बताया कि उस वातावरण में एडेप्टेशन के लिए, उस वातावरण में अनुकूल बने रहने के लिए जीवों के द्वारा नई संरचनाओं का निर्माण किया जाता है या नई संरचनाएं उनमें उत्पन्न होती है, जिससे उनके स्वभाव और संरचनाओं में परिवर्तन आ जाते हैं। क्योंकि नए वातावरण में उनको अनुकूलित होना है तो उनमें नई संरचनाएं उत्पन्न होती हैं और इस कारण से उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है और उसकी संरचना में भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो यह वाला पॉइंट जो है और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स लेमार्किज्म के ज़्यादा विवादित बिंदु है। जैसे इसमें इन्होंने बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यदि एक अंग लगातार उपयोग में आता है तो यह अधिक विकसित और शक्तिशाली हो जाता है तथा अनुपयोगी अंग धीरे धीरे अपहासित होने लगता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स में इन्होंने बताया कि किसी भी अंग को ज़्यादा उपयोग में लेंगे तो वो ज़्यादा विकसित होगा और जिस अंग को हम कम उपयोग में लेंगे तो वो धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इस प्रकार जीव के जीवन काल में इंटरनल वाइटल फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा नए लक्षणों का विकास हो जाता है और इन लक्षणों को उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। कई पीढ़ियों तक इन लक्षणों की वंशागति से एक नई जाति का विकास हो जाता है जो अपने पूर्वज से भिन्न होती है। जैसे कि इन्होंने नीचे चित्र में दिखाया गया है, इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, जो महत्वपूर्ण उदाहरण जो इन्होंने दिया था, वो जिराफ के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि अफ्रीकी लंबी गर्दन वाले जिराफ के पूर्वजों की अगली टांगें छोटी और गर्दन सामान्य होती थी। वर्तमान में अफ्रीकी जिराफ रेगिस्तानी इलाकों में रहता है और ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानी वृक्षों की पत्तियां खा करके अपना जीवन का निर्वाह करता है। पत्तियों तक पहुंचने के लिए इसकी अगली टांगें व गर्दन लंबी होती है। पूर्व में जब इन प्रदेशों में अनेक छोटे छोटे नीचे पेड़, घास आदि पाए जाते थे तो इनकी अगली टांगें छोटी और गर्दन सामान्य थी। जैसे जैसे इन प्रदेशों की जलवायु में परिवर्तन होने लगा, इन क्षेत्रों में घास फूस की कमी हो गई, पेड़ भी ऊंचे होने लगे और इन ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए
जिराफ के पूर्वजों को अपनी अगली टांगों को अधिक ऊंचा करते हुए गर्दन को निरंतर ऊंचे खींचते रहना पड़ा। अगली टांगे और गर्दन के अधिक उपयोग करने के कारण अगली टांगे और गर्दन लंबी होती गई। तो इस प्रकार से लैमार्क ने बताया कि किस प्रकार से जिराफ को नीचे की घास और पत्तियां समाप्त होने पर ऊंचे पेड़ों की घास और पत्तियां खाने के लिए अपनी अगली टांगों और गर्दन पर अधिक दबाव डालना पड़ा। इस कारण से ये लंबे होते गए और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर के एकत्रित होते गए और आधुनिक काल के जिराफ का स्थायी लक्षण बन गए। तो इस प्रकार से इनके अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन और अगली लंबी टांगों का जो लक्षण था वो स्थायी हो गया। इसी प्रकार से इन्होंने घोड़े के पैरों में अंगुलियों के स्थान पर खुर, तो इनके अनुसार घोड़ों के पूर्वज जंगलों में नरम भूमि पर निवास करते थे और इनमें 5 अंगुलियों युक्त पाद पाया जाता था। तब जब घने जंगलों का विनाश हो गया व उनके स्थान पर सूखी घास के मैदान विकसित हो गए, तो घोड़ों के पूर्वजों को घास चरने के लिए सूखी कठोर भूमि पर दूर तक जाना पड़ता था। इस प्रकार के भोजन के कारण इनके मोलर और प्री मोलर दांतों में परिवर्तन हो गया और दूर तक तेज गति से गमन करने के लिए अंगुलियों की संख्या में कमी हो गई, टांगे लंबी हो गई और इस प्रकार से आधुनिक घोड़े के पाद जो थे, जो अंगुलीचारी होते थे, उसके स्थान पर ये खुरचारी हो गए। इस प्रकार की कठोर भूमि पर तेज दौड़ने के लिए इस प्रकार के पैर उपयुक्त थे। नेक्स्ट है जलीय पक्षियों में अंगुलियों के बीच में पाद जाल का विकास। जल में रहने वाले पक्षियों जैसे बतखों के पादों में जाल का विकास भी लैमार्कवाद के अनुसार उपयोग के कारण हुआ। जल में रहने वाले पक्षियों द्वारा पानी को धकेलने के लिए निरंतर पादों की अंगुलियों के मध्य की त्वचा को खींचते रहने के कारण जाल युक्त पादों का विकास हुआ। इसी प्रकार से सांपों के पैरों का विलुप्त होना, इन्होंने बताया कि बिलकारी जंतु जो है उनमें पैरों का धीरे धीरे ह्रास होता गया, क्योंकि सांप और अन्य बिलकारी जंतुओं को तेज दौड़ने और बार बार बिल में घुसने के लिए टांगे अनुपयुक्त सिद्ध हुई, जिससे धीरे धीरे उनका ह्रास होने लगा और अंततः टांगे विलुप्त हो गई। कम उपयोग के कारण इनका ह्रास हो गया। इसी प्रकार से मैमल्स में, स्तनधारियों में कर्ण पल्लव की जो पेशियां हैं, तो ये पेशियां जो है, पिन्ना की जो मसल्स है, पशुओं में जिधर आवाज़ आती है तो वो अपने कान को उधर करता है, क्योंकि उसके ईयर मसल्स जो है वो कार्य करती है, जबकि मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए लैमार्क ने बताया कि खरगोश, गाय, हाथी, कुत्ते आदि में कर्ण पल्लव पेशियां अधिक विकसित होती है, क्योंकि ये जंतु इनका अधिक उपयोग करते हैं, जबकि मनुष्य में ये आसित हो गई, क्योंकि इसका उपयोग वहाँ पर नहीं किया जाता है या मनुष्य के द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से हिरण में मजबूत पैर और धारारे के शरीर का विकास उसकी तेज दौड़ने की आवश्यकता के लिए हुआ और मांसाहारियों के पहने नखर युक्त पंजों का विकास भी मांस को चीरने फाड़ने के कारण हुआ। क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म, लैमार्कवाद की आलोचना। तो लैमार्क के सिद्धांत में कुछ कमियां थी, जिसकी आलोचना क्यूवियर और वीजमैन के द्वारा की गई थी। प्रथम अवधारणा के अनुसार, जो इंटरनल वाइटल फोर्सेज के बारे में इन्होंने बताया था, तो प्रथम अवधारणा के अनुसार उद्विकास के दौरान सजीवों में आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है और यह सदैव सत्य नहीं है। जैसे एंजियोस्पर्म में वृक्ष आदिम होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, और इनसे
शाख, श्रुप, घास का विकास हुआ जिनका आकार वृक्षों से छोटा होता था। तो जो हर्ब, श्रब और ग्रासेज जो उगी है उनका विकास, इनका आकार जो है इन वृक्षों से भी छोटा होता है। दूसरी अवधारणा भी गलत है, जैसे मनुष्य हमेशा पंख लगा करके उड़ने की सोचता है। चेंज इन एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स था, तो इसमें इन्होंने बताया है कि मनुष्य हमेशा पंख लगा करके उड़ने की सोचता है, लेकिन अभी तक उसमें पंखों का विकास नहीं हुआ। तीसरी अवधारणा में कुछ सच्चाई है, जैसे लुहार की बाइसेप्स पेशियों का अत्यधिक विकास, नहीं उड़ने वाले पक्षियों के अल्प विकसित पंख आदि। फिर भी यह अवधारणा पूर्णतया सही नहीं है। जैसे हमेशा पढ़ने वाले विद्यार्थियों में समय के साथ आँखों के आकार और दृष्टि में कोई वृद्धि नहीं होती। लगातार धड़कने वाले हृदय का निश्चित स्थिर आकार बना रहता है। तो इस प्रकार से इनकी तीसरी अवधारणा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यह अवधारणा कुछ हद तक ही सही है। चौथी अवधारणा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि उपार्जित लक्षण सदैव वंशागत नहीं होते। क्योंकि वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण जीन्स पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। इस कारण से वातावरण में होने वाले परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सदैव नहीं जा पाते हैं। वीजमैन ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ को काटा, लेकिन पूंछ के साइज में कोई परिवर्तन नहीं देखा। इस प्रयोग के आधार पर ही वीजमैन ने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया गया था। अब ये सिद्धांत क्या है? तो इसमें इन्होंने बताया कि जीव में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। एक है सोमेटोप्लाज्म यानी कायिक द्रव्य, और दूसरा है जर्म प्लाज्म यानी जनन द्रव्य। सोमेटोप्लाज्म या कायिक द्रव्य शरीर की समस्त कोशिकाओं में पाया जाता है, और जर्म प्लाज्म जो है यह जनन कोशिकाओं में स्थित होता है। सोमेटोप्लाज्म जीव की मृत्यु के साथ में नष्ट हो जाता है, जबकि जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म जनन के द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यदि कोई विभिन्नता कायिक द्रव्य में उत्पन्न होती है, यदि कोई वेरिएशन अगर सोमेटोप्लाज्म में उत्पन्न होती है तो उसकी वंशागति नहीं होती है, लेकिन यदि यह जर्म प्लाज्म में उत्पन्न होती है, जनन द्रव्य में उत्पन्न होती है, तो इसकी हेरिडिटी होती है, यानी कि यह वंशागत होती है। इसी प्रकार से पाइने नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला को 69 उसकी जनरेशन तक अंधेरे में रखा, 69 पीढ़ियों तक अंधेरे में रखा, लेकिन उसके नेत्र के साइज या दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से भारतीय में महिलाओं में कान और नाक का छेदन किया जाता है, लेकिन अगली पीढ़ी की जन्मी हुई कोई भी फीमेल में नाक और कान पहले से छिदे हुए नहीं होते हैं। इसी प्रकार से पुरुष जो है वो जवान होने के बाद में लगातार शेविंग करता रहता है, दाढ़ी बनाता है, फिर भी नए जन्मे जो बच्चे हैं, मेल है, वो जब यंग हो जाता है तो उसके दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। इसी प्रकार से जापान में महिलाओं को पैर छोटे, चाइना में महिलाओं को पैर छोटे रखने के लिए लोहे के जूते पहनाए जाते हैं, लेकिन अगर उनको लोहे के जूते नहीं पहनाए तो उनकी पैर की साइज जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी अंग को ज़्यादा उपयोग में लेने या कम उपयोग में लेने पर उनकी वंशागति नहीं होती है। इसी प्रकार से जैसा अभी हमने लुहार का पढ़ा था, तो लुहार का नया जन्मा हुआ बच्चा जो है उनकी बाइसेप्स मसल्स जो है वो ज़्यादा विकसित नहीं होती जब तक कि वो उसको यूज में नहीं लेता।
नियो लेमार्किज्म। तो जब लेमार्क के सिद्धांत का खंडन किया गया, लेमार्किज्म का खंडन किया गया, तो उसमें कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ नई चीज़ें उसको जोड़ करके और नया स्वरूप प्रदान किया, जिसको नियो लेमार्किज्म या नव लेमार्कवाद नाम दिया गया। यह शब्द पैकार्ड ने दिया था। यद्यपि लेमार्कवाद विवादास्पद बना रहा, किंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इसके समर्थन में प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किए। इन्हें नियो लेमार्किज्म कहते हैं। नियो लेमार्किज्म के अनुसार वातावरण उपार्जित लक्षणों की वंशागति को प्रभावित करता है। तो इस नियो लेमार्किज्म में बताया गया है कि वातावरण जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की हेरेडिटी को प्रभावित करता है। वातावरण में परिवर्तन होने पर जीव में कुछ ऐसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जो उसके जनन द्रव्य को भी प्रभावित करते हैं, और ऐसे उपार्जित लक्षण निश्चित रूप से वंशागत होते हैं। तो इन्होंने यह बताया कि वातावरण में जब परिवर्तन होता है तो होने वाले कुछ परिवर्तन जीव के जर्म प्लाज्मा को प्रभावित करते हैं, और जर्म प्लाज्मा को प्रभावित करने वाले जो चेंजेज हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी में वंशागत होते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रयोग दिए गए हैं नियो लेमार्किज्म के समर्थन में। फर्स्ट है समनर्स एक्सपेरिमेंट, समनर का प्रयोग। समनर ने सफ़ेद चूहों को अधिक ताप पर रखा, जिससे उसमें शरीर लंबा, बड़े कर्ण पल्लव और लंबी पूंछ विकसित हो गई, और यह लक्षण उसकी संतानों में भी पहुंचता है। तो इन्होंने बताया कि वातावरण में चेंज करने पर जीव के शरीर में चेंज हुआ, और यह चेंज नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट कैमरर के द्वारा किया गया था, और कैमरर ने सैलामेंडर को डार्क बैकग्राउंड्स में यानी गहरी पृष्ठभूमि में रखने पर उन्होंने देखा कि उसकी त्वचा पर काले धब्बे बहुत अधिक फैल जाते हैं, जबकि उसको लाइटर बैकग्राउंड में रखें तो शरीर पर पीले धब्बे बड़े फैले हुए हो जाते हैं और काले धब्बे बहुत कम हो जाते हैं। यह गुण इनकी संतान में भी वंशागति के द्वारा पहुंच जाता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मैकडुगाल के द्वारा किया गया था, और मैकडुगाल ने सफ़ेद चूहों को एक जल के तालाब से जाने के लिए निश्चित मार्ग का प्रशिक्षण दिया या उनको ट्रेनिंग दी, तथा इनके लैंगिक जनन द्वारा नई पीढ़ियाँ बनाई। कई पीढ़ियों के बाद में इन्होंने देखा कि नई पीढ़ी की संतान मार्ग ढूंढने में कम गलतियाँ करती है। तो इन्होंने बताया कि जो एक बार पेरेंट्स ने सीख लिया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में वंशागत होता है। तो इस प्रकार से लेमार्किज्म के सिद्धांत में कुछ चीज़ें जोड़ते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने उनकी कुछ बातों को सत्य माना और नियो लेमार्किज्म दिया। कल हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म के बारे में या डार्विनवाद के बारे में। थैंक यू।